फ्रेंड्स, ये स्टोरी का 22वां भाग है। अगर आपने इससे पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है फ्रेंड्स। आपको इस स्टोरी में बहुत ही मज़ा आएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। सुमित ने बिना देरी किए जल्द ही आकाश को फोन लगा दिया। वहीं आकाश इस वक्त गहरी और सुकून की नींद सो रहा था, क्योंकि रश्मि इस वक्त उसकी बाहों में थी। जैसे ही सुमित ने आकाश को कॉल किया तो रश्मि और आकाश दोनों की ही आंखें खुल गई। तभी रश्मि की नज़र खुद पर गई तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई और उसे कल जो कुछ भी हुआ था वो सब याद आने लगा। उसकी आंखें अचानक से ही आंसुओं से भर गई। वहीं आकाश अब रश्मि को फेस नहीं करना चाहता था, इसलिए वो रश्मि को देखे बिना सीधा वॉशरूम में चला गया। आकाश के जाने के बाद रश्मि ने खुद को नोचना शुरू कर दिया। उसने रोते हुए कहा, ये क्या किया मैंने? क्या मैं खुद को रोक नहीं सकती थी? ये सोचते हुए उसने खुद को 2-3 थप्पड़ मारे और फिर बिना आकाश का इंतजार किए फटाफट से अपने कपड़े पहनकर होटल से बाहर निकल गई। आज रश्मि की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इमोशन में बहकर वो अपना सब कुछ गवा बैठेगी। अब उसे बार-बार यही लग रहा था कि आकाश उसके बारे में क्या सोचेगा। आकाश को तो यही लगेगा कि उसने उसे फंसाया है, क्योंकि आकाश को शुरू से ही लगता था कि रश्मि उसके करीब आना चाहती है। अब रश्मि को खुद पर ही शर्म आ रही थी। वो रोते हुए स्कूटी पर बैठी और हॉस्पिटल की तरफ निकल गई। तभी अचानक से उसे चक्कर आने लगे और वो सीधा सामने से आ रही एक कार से टकरा गई। अगले ही पल रश्मि की एक जोरदार चीख वहां गूंज उठी। वहीं दूसरी तरफ आकाश इस वक्त वॉशरूम में खुद को बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था। रह रहकर उसकी आंखों के सामने वही सीन आ रहा था जब उसने रश्मि को पूरी तरह से अपना बनाया था। उसे अब खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो रश्मि का फायदा कैसे उठा सकता है। उसे रश्मि के साथ बिना रश्मि की मर्जी के ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। उसने गुस्से से 3-4 पंच वॉल पर दे मारे। कुछ देर बाद वो खुद को संभाल कर बाहर आया तो उसने देखा रश्मि वहां नहीं थी। उसे लगा रश्मि वहां से निकल गई है, इसलिए उसने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर ली और अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए बोला, नहीं रश्मि, भले ही तुमने पहले मेरे पास आने की कोशिश की थी, लेकिन अब आकाश मल्होत्रा की मोहर तुम पर लग गई है। अब कोई चाहकर भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। अब आकाश ने अपने प्यार को एक्सेप्ट कर लिया था और उसने ठान लिया था कि वो रश्मि को पूरी तरह से अपना बनाएगा और उससे शादी करेगा। लेकिन अभी उसे ये खबर नहीं थी कि रश्मि उसी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है जहां वो काम करती है। तभी आकाश की नज़र अपने फ़ोन पर गई जो रिंग कर रहा था। उसने फ़ोन देखा तो उसे सुमित का कॉल आ रहा था। उसने जल्दी से कॉल पिक किया तो सुमित ने उसे टाइगर और मारिया की झगड़े के बारे में बताया और बताया कि वो जल्द से जल्द मेंशन आ जाए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या होगा जब आकाश को रश्मि के एक्सीडेंट के बारे में पता चलेगा? क्या रश्मि और आकाश कभी एक हो पाएंगे? वहीं अर्श ने जब से मारिया और टाइगर का झगड़ा देखा था तब से उसने सोच लिया था कि अब उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसलिए उसने अपने सभी खास आदमियों के साथ
आज फार्म हाउस पर एक मीटिंग रखी थी। सुमित ने आकाश को इस मीटिंग के बारे में भी बता दिया था। वहीं आकाश के दिल और दिमाग में तो इस वक्त रश्मि घूम रही थी, इसलिए वो किसी भी मीटिंग में जाने से पहले रश्मि से मिलना चाहता था। वहीं अंश आस्था को कॉलेज छोड़ने के बाद सीधा अपने फार्म हाउस जाने वाला था और वहां जाकर वो आगे की प्लानिंग करने वाला था। इस वक्त अंश मेंशन के हॉल में खड़ा आस्था का वेट कर रहा था। तभी सीढ़ियों से आस्था नीचे आ गई। उसे देखकर अंश ने कहा, मैं कार में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जाना। इतना कहकर वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद आस्था नानी माँ के पास गई और उनकी गले लगते हुए बोली, नानी माँ अब क्या होगा? ये इंसान तो हमें 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहा है। उसकी बात सुनकर नानी माँ ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तू फिक्र मत कर, तू अभी कॉलेज जा, उसके बाद मैं कुछ ना कुछ चक्कर चलाऊंगी। इतना कहकर नानी माँ कुछ सोचने लगी। वहीं दूसरी तरफ दादाजी के कहने पर ध्रुव और आहान रश्मि को कॉल कर रहे थे, क्योंकि दादाजी के कहने के मुताबिक रश्मि को कल रात ही मेंशन आ जाना था, लेकिन वो नहीं आई। इसलिए कहीं ना कहीं अब ध्रुव और आहान को भी रश्मि की टेंशन हो रही थी। वैसे जिस हालत में कल रश्मि थी, उसके बाद उन्हें रह रह कर यही लग रहा था कि कहीं रश्मि किसी प्रॉब्लम में ना हो। वैसे भी वो लोग रश्मि से काफ़ी ज़्यादा अटैच थे, वो उसे काफ़ी ज़्यादा मानते भी थे। उन्होंने 4 बार रश्मि को फ़ोन ट्राई किया, लेकिन रश्मि ने कॉल पिक नहीं किया। वो सब परेशान होने लगे थे। तभी 5वीं बार कॉल करने पर रश्मि की जगह किसी और ने फ़ोन उठाया। ये देखकर ध्रुव की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। रश्मि का फ़ोन कोई और कैसे उठा सकता था? ये सोचकर ध्रुव परेशान हो रहा था। तभी उसके कानों में दूसरी तरफ की आवाज पड़ी, जिसे सुनकर ध्रुव के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। उसी वक्त आकाश मेंशन के अंदर आया, क्योंकि आकाश ने डिसाइड कर लिया था कि वो पहले सुमित से मिलने मेंशन आएगा और उसके बाद वो सब फार्म हाउस जाएंगे। जैसे ही आकाश मेंशन आया, उसने देखा कि ध्रुव के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। ध्रुव को इस तरह से परेशान होते देखकर दादाजी ने पूछा, क्या बात है ध्रुव, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मैंने तो तुम्हें रश्मि को फोन करने के लिए कहा था और तुमने तो अपना फोन ही नीचे गिरा दिया। क्या बात है? मुझे घबराहट हो रही है, बताओ। वहीं आकाश ने जैसे ही दादाजी की बात सुनी, वो तो एकदम फ्रीज हो गया। तभी आहान ने ध्रुव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ध्रुव, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? दादाजी क्या कह रहे हैं? बताओ क्या बात है? रश्मि दी कहाँ है? क्या उन्होंने फोन उठाया? और उठाया तो क्या कहा उन्होंने? तभी सुमित ने भी ध्रुव से कहा, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? बताओ ना, क्या हुआ है? हमें टेंशन हो रही है। जैसे ही सुमित ने ये कहा, ध्रुव ने नम आंखों से दादाजी की तरफ देखते हुए कहा, वो दादाजी, रश्मि दी का एक्सीडेंट हो गया है और इस वक्त वो अपने हॉस्पिटल में है। उसकी बात सुनकर वहां खड़े सारे लोग एकदम शॉक्ड हो गए। वहीं आकाश पर तो बिजली गिर गई। कहाँ आज वो रश्मि से मिलकर उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला था, और कहाँ अब उसे रश्मि के एक्सीडेंट की खबर मिल रही थी। उसकी सांसें थम गई। बिना सोचे समझे आकाश और बाकी सब लोग बाहर की तरफ आ गए, क्योंकि अब वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना चाहते थे। इधर अंश के फार्म हाउस पर टाइगर, मारिया और देव पहले ही पहुंच गए थे। देव ने मारिया को देखते हुए कहा, अगर ये बॉस के फार्म हाउस पर है तो जरूर ये बॉस की कोई खास होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना।
आखिर आस्था का पास्ट क्या है? क्या कभी अर्श आस्था के पास्ट के बारे में जान पाएगा? उसकी बात सुनकर टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा, राइट, इनका नाम मारिया है। टाइगर अभी भी मारिया से चिढ़ा हुआ था, इसलिए वो उसे टॉन्ट करने का एक मौका भी नहीं छोड़ रहा था। जैसे ही टाइगर ने ये कहा कि ये मारिया है, देव ने खुशी से उछलते हुए कहा, क्या सच में ये मारिया है? मैं तो इनसे कब से मिलना चाहता था। इतना कहकर उसने बिना सोचे समझे एक्साइटमेंट में मारिया का हाथ पकड़ लिया और बोला, हेलो मारिया जी, आप नहीं जानती मैं आपका कितना बड़ा फैन हूँ। आप जानती हैं, जितने भी बॉस द्वारा आपको मैसेजेस दिए जाते थे वो सब मैं ही आपको देता था। उसकी बात सुनकर मारिया ने सिर्फ एक सपाट लुक देव को दिया और फिर उसने उसकी बातों का कोई रिप्लाई नहीं किया और देव के हाथ से अपना हाथ छुड़वा लिया। एक पल के लिए तो देव सकपका गया, लेकिन अगले ही पल उसने फिर से एक्साइटेड होते हुए कहा, सच में मारिया जी, आपसे मिलने का तो मेरा सपना था और आज मेरा सपना पूरा हो गया है। आप तो सच में बहुत खूबसूरत हैं। आपके जितनी खूबसूरती तो मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी। जैसे ही देव मारिया की तारीफ करने लगा, टाइगर, जो मारिया से चिढ़ा हुआ था, वो ज्यादा चढ़ गया और देव की तरफ देखते हुए बोला, देव, तुम यहाँ काम से आए हो या फिर इस लड़की को मस्का लगाने आए हो? हाँ, अगर ये तुम्हें पसंद आ गई है तो मैं तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, वो जो डेविड है ना, जो अभी बॉस की कैद में है और इस वक्त शेर के पिंजरे वाली जगह पर है, वो इनका बॉयफ्रेंड है, समझे तुम? इसलिए तुम अपनी एक्साइटमेंट को यहीं खत्म कर दो। जैसे ही एक बार फिर टाइगर ने मारिया को टॉन्ट करने के लिए डेविड के नाम का सहारा लिया और देव के सामने उसकी इंसल्ट की। मारिया एक बार फिर से सुर्ख लाल हो गई और वो टाइगर की तरफ बढ़ने लगी। टाइगर को लगा कि मारिया उस पर हाथ उठाएंगी, तो टाइगर भी पूरी तरह से रेडी हो गया। लेकिन टाइगर के पास आकर मारिया ने एक जोरदार पंच वॉल पर दे मारा और एक सपाट लुक से उन दोनों को देखते हुए वहां से चली गई। वहीं देव के माथे से पसीना निकलना शुरू हो गया था, क्योंकि जिस जगह पर मारिया ने पंच मारा था उस वॉल पर दीवारें दरारें आ गई थी। देव को मारिया की ताकत का अच्छे से अंदाजा हो गया था और वो अपना पसीना साफ करते हुए बोला, बाप रे, क्या तूफान लड़की है? तभी टाइगर ने देव का पसीना साफ करते हुए कहा, इस तूफान लड़की से दूर रहना, वरना ये तुम्हें उड़ाकर ले जाएगी। उसकी बात सुनकर देव तुरंत पानी पीने के लिए भाग गया, क्योंकि टाइगर की बातें सुनकर उसका गला सूख गया था। वहीं दूसरी तरफ सब लोग हॉस्पिटल पहुंच गए थे। रश्मि की हालत अभी भी बहुत नाजुक थी। उसके सिर, हाथ, पैर, हर जगह चोट लगी थी। रश्मि को देखकर आकाश तो ऐसा हो गया था जैसा उसका सब कुछ उससे छिन गया हो और वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया हो। उसके तो जैसे शरीर में जान ही नहीं बची थी। आकाश नम आंखों से सबको देख रहा था। वहीं रश्मि की हालत देखकर सब लोगों का चेहरा उतरा हुआ था। इतना ही नहीं, आहान और ध्रुव, जो काफी ज्यादा इमोशनल थे, उनकी तो आंखों के किनारे भीग गए थे। वो दादाजी के साथ थे, वो दादाजी को संभाल रही थी। तभी एक डॉक्टर रश्मि के वार्ड से बाहर आई और बोली, अभी रश्मि की हालत कुछ खास ठीक नहीं है, जितना हो सके उसके लिए प्रे कीजिए। हो सकता है वो जल्द ही ठीक हो जाए। हालांकि उसे काफी ज्यादा जख्म आए हैं, जिस वजह से उसका ब्लड लॉस हो गया है।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या होगा जब अंश को आस्था और अबीर की मुलाकात के बारे में पता चलेगा? डॉक्टर की बात सुनकर आहान और ध्रुव ने कहा, हम ब्लड देने के लिए तैयार हैं। आप अभी उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही डॉक्टर ने कहा, एक्चुअली मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। रश्मि की हेड इंजरी काफ़ी ज़्यादा हुई है, इसलिए हमें उनके सारे ऑपरेशन करने होंगे और इसके लिए हमें बेस्ट सर्जन मिस्टर ध्रुव को बुलाना पड़ेगा। जैसे ही ध्रुव के सामने डॉक्टर ये कहा, ध्रुव ने जल्दी से कहा, आप बिल्कुल भी देर मत कीजिए और फटाफट से सर्जरी की तैयारी करिए। उसकी बात सुनकर उस डॉक्टर ने कहा, लेकिन हमें पहले डॉक्टर ध्रुव से कांटेक्ट करना होगा क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट इतनी जल्दी नहीं मिल पाता है। पता नहीं वो आज आएंगे या नहीं। यह सुनकर ध्रुव ने चिढ़ते हुए कहा, मैंने जितना आपसे कहा है उतना करो। रश्मि दी को कुछ नहीं होना चाहिए। और रही बात ध्रुव सक्सेना की, तो ध्रुव सक्सेना आपके सामने ही खड़ा है। फटाफट से जाकर तैयारी करो। जैसे ही उस डॉक्टर ने ये सुना कि उसके सामने फेमस सर्जन ध्रुव सक्सेना खड़ा है, तो वो हैरानी से ध्रुव को देखने लगी और अगले ही पल उसके फेस पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उस डॉक्टर ने तुरंत ध्रुव का हाथ पकड़कर उससे हैंडशेक करना शुरू कर दिया और एक्साइटेड होते हुए बोली, आप यहाँ? हमें यकीन नहीं हो रहा है कि आप यहाँ आए हो। आप कितने सिंपल और सादगी में रहते हो। कोई भी आपको देखकर धोखा खा सकता है। उसकी बात का ध्रुव ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसका पूरा ध्यान सिर्फ रश्मि को ठीक करने पर था। फिर उसने कुछ सोचकर उस डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, डॉक्टर प्लीज, इस वक्त ये सारी बातें करने का टाइम नहीं है। फटाफट से सर्जरी कीजिए। उसकी बात सुनकर उस डॉक्टर ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वहां से चली गई। तभी आकाश ध्रुव के सामने आकर खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथों को ध्रुव के सामने जोड़ते हुए बोला, उसे ठीक कर दो ध्रुव। जो तुम कहोगे वो मैं करूँगा। तुम बस उसे बचा लो। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। वो मेरी जान है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। आकाश के मुंह से प्यार का इजहार सुनकर ध्रुव, सुमित, आहान, दादाजी सबके फेस पर एक सुकून उतर आया। लेकिन इस वक्त रश्मि की हालत ऐसी नहीं थी कि वो इस बात को अच्छे से सेलिब्रेट कर सके। वहीं दूसरी तरफ आस्था ने रौनक के साथ सारी क्लासेस अटेंड कर ली थी, लेकिन इस बात को लेकर आस्था परेशान थी कि जब 2 दिन पहले वो फर्स्ट डे कॉलेज आई थी, तब एक लड़के ने उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था। लेकिन आज वो लड़का उसे कहीं नज़र नहीं आया था। ना कि वो लड़का, बल्कि उसकी पूरी गैंग भी आस्था को कहीं नज़र नहीं आ रही थी क्योंकि वो लड़के जिस तरह से पूरी क्लास में हंगामा कर रहे थे, आस्था समझ गई थी कि वो सारे उसी की क्लास में हैं। लेकिन आज क्लास का माहौल कुछ अलग था। सब तरफ कुछ ना कुछ बातें चल रही थी। तभी एक लड़की ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, गाइस, क्या आप लोगों को पता है आयुष को 2 दिन पहले किसी ने किडनैप कर लिया था और उसके साथ क्या हुआ है पता भी है तुम सबको? उस किडनैपर ने आयुष के लिप्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसकी बात सुनकर एक लड़के ने पूछा, तुम्हें इस बात के बारे में कैसे पता? ये सुनकर उस लड़की ने कहा, कम ऑन गाइस, मेरे पापा पुलिस ऑफिसर हैं। उनके पास केस आया था और फिलहाल के लिए आयुष हॉस्पिटल में एडमिट है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना।
क्या अबीर आस्था को भूल जाएगा या करेगा आस्था के लिए कोई मुसीबत खड़ी? जैसे ही आस्था ने ये सुना, वो एकदम से घबरा गई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके ख्यालों में इस वक्त अंश का वही चेहरा घूम रहा था, जब अंश बहुत अजीब बर्ताव कर रहा था। और अब आस्था की सिक्स्थ सेंस को ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं आयुष की किडनैपिंग के पीछे अंश का हाथ है। अब आस्था के लिए बाकी की क्लासेस अटेंड करना काफी मुश्किल हो गया था, इसलिए उसने जल्द से जल्द घर जाने का फैसला किया। उसने रौनक से कह दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो घर जाना चाहती है। रौनक ने उससे बोला कि वो उसके साथ चल सकती है और उसे अपनी बाइक पर घर ड्रॉप कर सकती है, लेकिन आस्था ने मना कर दिया, क्योंकि वो रौनक को अपने साथ ले जाकर उसकी जान खतरे में नहीं डालना चाहती थी। जैसे ही आस्था कॉलेज के गेट पर आई, अंश के गार्ड्स उसकी तरफ देखने लगे, तो आस्था ने कहा, आप हमें घर छोड़ दीजिए। अभी उसने इतना ही कहा था कि एक गार्ड ने अंश को कॉल लगा दिया। 2-3 रिंग में ही अंश ने कॉल पिक कर लिया, तो उस गार्ड ने कहा, सर, मैम की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो घर जाने के लिए कह रही है। उसकी बात सुनकर अंश ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, उसे घर छोड़ दो और उस पर नजर रखना। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया और अपने फार्म हाउस के लिए निकल गया। वहीं अंश की बात सुनकर उस गार्ड ने आस्था को लिए कार का डोर ओपन किया, तो आस्था कार के अंदर बैठ गई और फिर उनकी कार मेंशन के लिए निकल गई। आस्था जैसे ही मेंशन पहुंची, तो उसे मेंशन आज काफी ज्यादा खाली खाली लगने लगा। हॉल में सिर्फ उसकी नानी माँ बैठी हुई थी। हमेशा नानी माँ के साथ दादाजी भी रहते थे, लेकिन आज दादाजी वहां नहीं थे। ये देखकर आस्था एकदम हैरान हो गई और सबको ढूंढते हुए बोली, क्या बात है नानी माँ, घर के बाकी सारे लोग कहाँ गए हैं? उसकी बात सुनकर नानी माँ रोते हुए बोली, बेटा, तुम आ गई। हम सोच ही रहे थे कि हम तुम्हें कैसे अपने पास बुलाए। इस वक्त हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है। जैसे ही नानी माँ ने ये कहा, आस्था एकदम हैरान हो गई और उसने नानी माँ को संभालते हुए कहा, लेकिन नानी माँ, आप मुझे क्यों बुलाना चाहती थी? और आपको तो पता है ना कि मैं कॉलेज गई थी। वो तो मुझे वहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं वापस घर आ गई। लेकिन आप ऐसे क्यों रो रही हो? क्या हुआ है, बताइए ना। उसकी बात सुनकर नानी माँ ने कहा, बेटा, रश्मि का एक्सीडेंट हो गया है और वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। जैसे ही आस्था ने ये बात सुनी, उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अचानक ही उसके शरीर में कपकपी होने लगी और डर की वजह से वो घुटनों के बल फ्लोर पर बैठ गई। वहीं अंशु को जैसे ही ये इंफॉर्मेशन मिली कि आस्था घर पहुंच गई है, तो उसने फटाफट से अपने हॉल का कैमरा ऑन किया और आस्था को देखने लगा। आस्था को हॉल में इस तरह से फ्लोर पर घुटनों के बल बैठे देखकर वो एकदम हैरान हो गया और अपने मन में बोला, अब इस आफत को क्या हुआ है? ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? ये सोचकर उसने कैमरे का वॉइस सिस्टम ऑन कर दिया और फिर नानी माँ और आस्था की बातें सुनने लगा। नानी माँ आस्था से कह रही थी, बेटा, रश्मि की हालत बहुत नाजुक है। इस वक्त सब लोग हॉस्पिटल गए हैं। मुझे लगता है हमें भी हॉस्पिटल चलना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जैसे ही अंश ने नानी माँ की बात सुनी, वो पूरी तरह से हैरान हो गया। उसे तो लगा था कि सब लोग फार्म हाउस पर पहुंच गए होंगे, क्योंकि उसने ऑर्डर दिया था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। आखिर वीर रायचंद और उसकी मॉम वसुंधरा रायचंद के साथ अंश की कैसी पर्सनल दुश्मनी है, लेकिन अब
रश्मि के एक्सीडेंट की बात सुनकर अंश एकदम हैरान हो गया था और उसने दादाजी को कॉल कर दिया। दादाजी का फोन ध्रुव ने उठाया तो ध्रुव ने अंश को बता दिया कि वो सब हॉस्पिटल में ही। ध्रुव की बात सुनकर अंश को लगा कि उसे भी हॉस्पिटल में होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले वो अपने फार्म हाउस पर जो काम करने आया था वो करने वाला था और उसके बाद वो हॉस्पिटल जाने वाला था। इसलिए उसने ध्रुव से कुछ नहीं कहा और चुपचाप फोन कट कर दिया और फार्म हाउस पर पहुंच गया। वहीं नानी माँ आस्था को संभाल रही थी। तभी आस्था ने कहा, लेकिन हम हॉस्पिटल नहीं जा सकते जब तक अंश जी हमें हॉस्पिटल जाने की परमिशन नहीं देंगे। तब तक हम वहां नहीं जा सकते। नानी माँ, वो बहुत बदल गए हैं। अभी आस्था आगे कुछ कहती उससे पहले ही नानी माँ ने उसे चुप रहने का इशारा किया और बोली, यहाँ कुछ भी मत कहना। चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। तुम क्या समझती हो तुम्हारी नानी माँ इतनी ज्यादा बेवकूफ है? घर में आते ही हमने घर की एक एक चीज को देख लिया है। समझी तुम? यहाँ एक ही ऐसा रूम है जहाँ कोई कैमरा नहीं है और वो है हमारा, यानी कि गेस्ट रूम। चलो हमारे साथ, हम वहीं पर बात करेंगे। इतना कहकर नानी माँ आस्था का हाथ पकड़कर उसे अपने रूम में लेकर चली गई। रूम में आकर आस्था ने नानी माँ को गले लगा लिया और रोते हुए बोली, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है नानी माँ? जो कोई भी हमें अच्छा लगता है, हमारी जिंदगी में आता है, वो हमसे दूर क्यों चला जाता है? देखा आपने, हम रश्मि दी से कितने ज्यादा अटैच हो गए थे, लेकिन कान्हा जी ने उनके साथ इतना गलत होने दिया। इतना कहकर आस्था जोर जोर से रोने लगी। तो नानी माँ ने उसे समझाते हुए कहा, मेरी बच्ची, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम अपने आप को दोष मत दो। कान्हा जी ने जिनकी किस्मत में जितना ज्यादा दुख लिखा है वो तो उसे मिलकर ही रहेगा। और तुम टेंशन मत लो, रश्मि बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। नानी माँ की बात पर आस्था ने कहा, लेकिन नानी माँ, अब क्या होगा? अंशु जी का बिहेवियर काफी ज्यादा बदल गया है। आपको पता है, आज जब कार में वो हमें कॉलेज छोड़ने जा रहे थे, उन्होंने हमसे क्या क्या बोला? इतना कहकर जो कुछ भी अंश ने रास्ते में उससे बोला था वो सारी बातें उसने नानी माँ को बता दी। उसकी सारी बातें सुनकर नानी माँ ने कहा, तुम टेंशन मत लो, आज हमने सारा दिन इसी बारे में सोचा है। हमें पूरी उम्मीद है बहुत जल्द अंश कपूर खुद हमें अपने घर से धक्के देकर निकालेगा और उसके बाद जिस काम के लिए हम गांव से शहर आए थे वो काम हम कर पाएंगे और उस इंसान को ढूंढ पाएंगे जिसने हमारी जिंदगी में अंधेरा भर दिया। इतना बोलकर नानी माँ कहीं खो गई। फ्लैशबैक ठीक 15 साल पहले, जब आस्था 5 साल की थी। उसकी आंखों के सामने उसके मॉम डैड को मार दिया गया था और वो किसी और ने नहीं बल्कि एक आदमी ने उन्हें मारा था जिसने डॉक्टर का वाइट कोट पहन रखा था। उसकी आइडेंटिटी कार्ड पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे और वो भी आस्था को पता नहीं थे कि वो क्या लिखे हैं। लेकिन आस्था ने उस इंसान का चेहरा और उसके आईडी कार्ड पर लिखा हुआ नाम अच्छी तरह से देख लिया था। किस तरह से उस आदमी ने उसके मॉम डैड की जान लेने के बाद उनकी मौत को एक एक्सीडेंट का नाम दे दिया था। छोटी सी नन्ही थी सी आस्था की जिंदगी एक पल में ही उजड़ गई थी। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया था कि उसकी जिंदगी में आखिर हुआ क्या है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। आखिर किसने मारा था आस्था के मॉम डैड को? क्या आस्था कभी पता लगा पाई कि उस इंसान का? और उसने सारी बातें
अपनी टूटी-फूटी ज़ुबान से अपनी नानी माँ को बता दी। उस वक़्त नानी माँ ने आस्था को पूरी तरह से छिपा लिया था, क्योंकि वो समझ गई थी, जिन दुश्मनों ने उनके बेटी और दामाद की जान ली है, वो एक छोटी-सी बच्ची की भी जान लेने में सोचेंगे नहीं। इसलिए नानी माँ ने आस्था को सबसे छुपाकर अपने पास रखा था। लेकिन जब आस्था थोड़ी समझदार हुई, तब एक बार उसे पैनिक अटैक आया था। तब उसकी नानी माँ बहुत ज़्यादा डर गई थी। आस्था ने अपनी नानी माँ से कहा था कि उसके पैनिक अटैक तब तक बंद नहीं होंगे, जब तक कि वो अपने मॉम-डैड के गुनहगार को ढूँढकर सज़ा नहीं दिलवा देगी। नानी माँ, आपको हमारे साथ शहर चलना होगा। हम उस डॉक्टर को ढूँढना चाहते हैं, जिसने हमारे मम्मा-पापा की जान ली है। पहले तो आस्था बच्ची थी, उसे समझ नहीं आया था कि उस आदमी ने व्हाइट कोट क्यों पहन रखा था और उसका नाम क्या था। लेकिन अब उसे सब कुछ समझ आ गया था। इसलिए कहीं न कहीं नन्ही सी आस्था के मन में ये बात बैठ चुकी थी कि जिसने भी उसके मम्मा-पापा की जान ली है, वो ज़रूर एक डॉक्टर था। इसलिए जब प्रियंका की शादी के बारे में उन्हें पता चला, तब उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ दिन प्रियंका की शादी के बहाने वो शहर में रहेंगी और शहर के बारे में सब कुछ जानेंगी, और फिर वो आस्था का एडमिशन भी मेडिकल कॉलेज में यहीं ले लेंगी। अगर आस्था मेडिकल फील्ड में जाएगी, तो वो आसानी से अपने मम्मा-पापा के गुनहगारों को ढूँढ लेंगी। लेकिन नानी माँ और आस्था दोनों का ही प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो गया था, क्योंकि जिस शादी को अटेंड करने के लिए आस्था बेंगलोर आई थी, अब उसमें प्रियंका की जगह आस्था की ही शादी हो गई थी। लेकिन अब भी आस्था ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। जिस दिन उसे पता चला था कि अंश कपूर उसे डॉक्टर बनने देना नहीं चाहता है, तब आस्था की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक उसका सिर्फ एक ही सपना था कि वो भी उसी तरह का सफ़ेद कोट पहनेगी, जिस तरह के सफ़ेद कोट ने उसके मम्मा-पापा की जान ली है, और फिर वो उस इंसान को ढूँढकर सज़ा देगी। लेकिन जब अंश ने उसे डॉक्टर बनने से मना कर दिया था, तब आस्था ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी और वो स्ट्रेस में चली गई, जिससे वो डिप्रेशन का शिकार हो गई। लेकिन अब सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन रश्मि के एक्सीडेंट ने आस्था को झंझोक कर रख दिया था। तभी नानी माँ ने कहा, बेटा तुम फिक्र मत करो, हम बहुत जल्द यहाँ से निकल जाएंगे और उस आदमी को भी ढूंढ लेंगे। अब तो तुम्हारा कॉलेज में भी एडमिशन हो गया है। नानी माँ की बात सुनकर आस्था चुप हो गई। तभी नानी माँ ने कहा, बेटा अगर तुम बुरा ना मानो तो हमारे मन में एक बात है, वो हम तुम्हें बताना चाहते हैं। आस्था ने कहा, कहिए ना नानी माँ, क्या बात है? नानी माँ ने कहा, बेटा अगर जैसा तुम बता रही हो कि अंश तुझसे प्यार करने लगा है, अगर वो तुम्हें वाकई में प्यार करता है, तो तुम अपनी परेशानी उसे बता सकती हो। हो सकता है अंश तुम्हारे गुनहगारों को ढूंढकर तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दे, और फिर तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। और वैसे भी वो तो कितना बड़ा आदमी है, मुझे लगता है वो तेरी प्रॉब्लम समझेगा और चुटकियों में तेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, और फिर तू आसानी से अपनी ज़िंदगी अंश के साथ बिता पाएगी। जैसे ही नानी माँ ने ये कहा, आस्था तड़प उठी और नाराजगी से बोली, आप ऐसा कैसे सोच सकती है नानी माँ? हम आपको पहले ही बता चुके हैं, वो भले ही हमसे प्यार करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों में हमने प्यार तो दूर दूर तक देखा ही नहीं। उनकी आंखों में कुछ ऐसा है जो बेहद डरावना है।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या मारिया और टाइगर आएंगे कभी करीब? क्या होगा इन दोनों की लाइफ? उसकी बात सुनकर नानी माँ खामोश हो गई और बोली, तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द हम यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता खोज निकालेंगे, लेकिन फिलहाल हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। आस्था ने मायूसी से कहा, हम अंशु जी की परमिशन के बिना हॉस्पिटल नहीं जा सकते। उन्होंने हमसे साफ साफ कहा है कि अगर हमने उनकी इजाज़त के बिना कोई भी काम किया तो वो हमारी जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। और आप अच्छी तरह से जानती हैं, जब तक हम अपने गुनहगारों को सजा नहीं दिलवा देते तब तक हम मर नहीं सकते। उसकी बात पर नानी माँ ने उसे गले लगा लिया और उसके गालों को सहलाते हुए बोली, मरे तेरे दुश्मन, तुझे कुछ नहीं होगा, तू टेंशन मत ले, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तेरी नानी माँ है ना तेरे साथ, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। वो दोनों अभी बात कर रही थी, तभी किसी ने डोर पर नॉक किया। डोर पर कोई और नहीं, राजेश खड़ा था। राजेश को देखकर वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गई। तभी राजेश ने कहा, मैम, बॉस आए हैं और वो आपको हॉस्पिटल लेकर जाना चाहते हैं। जैसे ही आस्था ने ये सुना, उसने एक बार फिर से नानी माँ को गले लगाया और भागते हुए नीचे आ गई। दरअसल अंश फार्म हाउस जाकर मारिया और टाइगर को काम बता दिया था। उसने टाइगर को इंस्ट्रक्शन दिए थे कि वो अबीर के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करेगा और साथ ही साथ इस बात के बारे में भी पता लगाएगा कि अबीर वो ज़मीन लेने के लिए किस हद तक जाने वाला है, क्योंकि अबीर उसका प्रोफेशनली दुश्मन था। इसलिए उसने टाइगर को अबीर के पीछे लगाया था और उसने मारिया को वीर राजन के पीछे लगाया था कि वीर राजन और उसकी मॉम वसुंधरा राजन आगे क्या करने वाली है। फिलहाल अंश का एक तरफ पर्सनल दुश्मन था तो दूसरी तरफ प्रोफेशनल। दोनों दुश्मनों के पीछे उसने अपने दो खास आदमियों को लगा दिया था। वहीं देव, जो मारिया से मिलने के बाद काफी ज्यादा भावुक हो गया था, उसने अंश की तरफ देखते हुए कहा, बॉस, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं भी मारिया जी के साथ काम पर जा सकता हूँ? उसकी बात सुनकर अंश ने उसे मारिया के साथ रहने की इजाज़त दे दी और साथ ही साथ उसे बता दिया कि मारिया को जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो चीज़ उसे अरेंज करनी है। उसकी बात पर देव मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो तो बस मारिया के साथ रहना चाहता था। अंश की सारी बातें सुनकर टाइगर और मारिया ने एक दूसरे की आंखों में देखा और फिर दोनों ही अपने अपने काम पर लग गए। दोनों में एक तरह का चैलेंज था कि देखते हैं सबसे पहले किंग के दुश्मन को कौन बर्बाद करता है। अब देखना ये था कि कौन अपना काम जल्दी पूरा करेगा। ये सारा काम करने के बाद अंश मेंशन आ गया था ताकि वो आस्था को लेकर हॉस्पिटल जा सके, क्योंकि वो समझ चुका था कि आस्था इस वक्त हॉस्पिटल जाना चाहती है। उसने भले ही अपने खास आदमियों को अपने दुश्मनों के पीछे लगा दिया था, लेकिन अभी कुछ ऐसा था जो सबसे छुपा हुआ था। फ्लैशबैक है। आस्था जल्दी से बाहर आई और बिना सोचे समझे कार का डोर ओपन करके फ्रंट सीट पर बैठ गई और अंश की तरफ देखते हुए बोली, आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? आपको पता नहीं है क्या रश्मि दी की तबीयत कितनी खराब है? हम तो कब से हॉस्पिटल जाना चाहते थे। प्लीज अब आप जल्दी चलिए। इतना कहकर आस्था अंश को ऑर्डर देने लगी।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या अंश आस्था को कभी खुद से दूर होने देगा? क्या करेगी अब आस्था? वहीं अंश आस्था को देखकर तिरछा मुस्कुराया और फिर उसने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। कुछ देर बाद उनकी कार हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी। आस्था जल्दी से कार से बाहर निकली और भागते हुए अंदर की तरफ जाने लगी। तभी एक झटके में अंश ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, इतनी क्या जल्दी है? इतनी जल्दी में तुम्हें कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे साथ चलोगी और याद रखना, मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत, वरना जो होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। उसकी बात सुनकर आस्था एकदम शांत हो गई, क्योंकि वो हॉस्पिटल में किसी भी तरह का कोई ड्रामा करना नहीं चाहती थी। वो तो यहाँ सिर्फ रश्मि के लिए आई थी। इसलिए उसने एक बार फिर अंश के हाथ में अपना हाथ दे दिया, जो उसने पहले अंश के हाथ से छुड़ा लिया था। उसे ऐसा करते देखकर अंश ने कहा, लगता है तुम समझदार हो रही हो। ऐसी ही समझदार रहना और कभी मेरे सामने ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करना। इतना कहकर वो आस्था को लेकर इमरजेंसी वार्ड के पास आ गया, जहां इस वक्त रश्मि का इलाज किया जा रहा था। जैसे ही आहान ने अंश को वहां देखा, उसने तुरंत अंश को गले लगाया और बोला, भाई देखिए ना, क्या हो गया? और डॉक्टर क्या बोल रहे हैं कि रश्मि दी की हालत काफी ज्यादा सीरियस है। इतना कहकर आहान रोने लगा। आहान को इसे रोते देखकर अंश ने आस्था का हाथ छोड़ दिया और उसका सिर सहलाने लगा। वहीं अंश ने जैसे ही आस्था का हाथ छोड़ा, आस्था जल्दी से भागकर दादाजी के पास चली गई और बोली, दादाजी ये क्या हो गया रश्मि दी को? इतना कहकर वो भी रोने लगी। तभी अंश की नजर आकाश पर गई। आकाश कुछ हद तक उसे काफी बदला बदला और टूटा टूटा सा नजर आया। आकाश को देखकर वो आकाश के पास आ गया और उसका हाथ पकड़कर उसने आकाश को अपने गले से लगा लिया। अंश के गले लगते ही आकाश, जो ज्यादातर एक्सप्रेशन लेस रहता था, वो खुद को रोक नहीं पाया और उसके गालों पर कुछ आंसुओं की बूंदें आ गई। उसने कहा, मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं खो सकता अंश, तुम जानते हो ना ये बात। इतना कहकर आकाश अंश की तरफ देखने लगा, तो अंश ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, उसे कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। तभी वहां अंश की एक तेज आवाज गूंजी, डॉक्टर। उसकी तेज आवाज सुनकर जल्दी से सारे डॉक्टर वहां आकर जमा हो गए। तभी अंश ने उन्हें घूरते हुए कहा, याद रखना, अंदर जो पेशेंट है उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारे इस हॉस्पिटल को आग लगा दूंगा। अंश की बात सुनकर सारे डॉक्टर थर थर कांपने लगे। तभी एक डॉक्टर ने घबराते हुए कहा, नहीं सर, आप ऐसा मत करना, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वैसे भी ध्रुव सर मैम की सर्जरी कर रहे हैं। उस डॉक्टर की बात सुनकर अंश रिलैक्स हो गया, क्योंकि उसे ध्रुव के टैलेंट पर पूरा यकीन था। वहीं आस्था ने जब ये सुना कि ध्रुव सर्जरी कर रहा है, तो उसे भी थोड़ा अच्छा लगा। वो तुरंत डॉक्टर के पास आ गई और बोली, क्या हम भी वहाँ जा सकते हैं? उसकी बात पर एक डॉक्टर ने कहा, नहीं मैम, आप वहाँ नहीं जा सकती। इस तरह से डॉक्टर डिस्टर्ब हो सकते हैं और सर्जरी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। मुझे लगता है आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। उसकी बात पर आस्था ने कहा, मैं भी एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मैं रश्मि दी को देखना चाहती हूँ। जब तक मैं उन्हें सही सलामत नहीं देख लेती, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या होगा
जब सुमित को राधिका के कोमा से बाहर आने के बारे में पता चलेगा। उसकी बात सुनकर दादाजी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, मुझे लगता है डॉक्टर जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। अगर तुम इस तरह से अंदर जाओगी तो ध्रुव का ध्यान डाइवर्ट हो सकता है। तुम थोड़ी देर इंतजार करो। वैसे भी सर्जरी तो शुरू हो गई है। अब देखते हैं सर्जरी खत्म होने में कितना वक्त लगे। बस तुम कान्हा जी से प्रार्थना करो कि रश्मि ठीक हो जाए। दादाजी की बात मानकर आस्था एक तरफ जाकर बैठ गई। वहीं अंश आस्था की आंखों में आए आंसुओं को देख रहा था। ना जाने क्यों आस्था की आंखों में आए आंसू उसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। उसका मानना था कि अगर आस्था की आंखों में आंसू आते भी हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से आने चाहिए, किसी और की वजह से नहीं। इसलिए वो आस्था को घूर रहा था। वहीं आस्था को जैसे ही अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस हुई, उसने नजर उठाकर सामने देखा तो अंश उसे बुरी तरह से घूर रहा था। अंश को ऐसे देखकर आस्था ने अपने मन में कहा, अब क्या किया हमने? कुछ भी तो नहीं। फिर ये राक्षस कपूर इस तरह से हमें क्यों घूर रहा है? उसे खुद से ही बातें करते देखकर अंश ने आंखों से ही उसे अपने पास आने का इशारा किया। अब आस्था को समझ नहीं आया कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि इस वक्त सब लोग वहां मौजूद थे। उसने अपनी नजरें अंश से हटा ली और दादाजी की तरफ देखने लगी। ये देखकर अंश गुस्से से लाल हो गया, क्योंकि उसने आस्था को पहले ही समझा दिया था कि उसे उसकी सारी बातें माननी होगी और किसी भी कीमत पर वो उसे इग्नोर नहीं कर सकती। अब वो उसे अपने पास बुला रहा था और आस्था ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। अंश ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो जल्दी से आस्था के पास आया, उसे ऑर्डर देते हुए बोला, चलो मेरे साथ। अब सब लोग अंश की तरफ देख रहे थे। आखिरकार ऐसी सिचुएशन में अंश आस्था को लेकर कहाँ जा रहा है, ये सोच रहे थे सब लोग। तभी दादाजी ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो उसे लेकर? रश्मि की सर्जरी चल रही है, अभी तो उसे यही रहने दो। अंश ने कहा, दादाजी, इसकी दवाइयों का टाइम हो गया है। इसे कैंटीन में ले जाकर कुछ खिलाकर दवाइयाँ देकर वापस आता हूँ। जैसे ही अंश ने कहा, दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, लेकर जाओ इसे और ध्यान रखो इसका। अगर ये बीमार रहेगी तो रश्मि का ख्याल कौन रखेगा? अब दादाजी ने भी आस्था को अंश के साथ जाने के लिए कह दिया था। इसलिए आस्था की तो जान हलक में अटक गई थी, क्योंकि जिस तरह से अंश ने ये कहा था कि मैं इसे दवाई दिलाने के लिए लेकर जा रहा हूँ, तो ये नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं था। तभी सुमित अंश के पास आया और बोला, वेरी गुड अंश, ये देखकर मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें आस्था की फिक्र है। लेकर जाओ इसे और दवाई खिलाकर यहाँ ले आना। वैसे भी अगर ये अभी यहाँ रहेगी तो स्ट्रेस लेती रहेगी और इसका स्ट्रेस से दूर रहना काफ़ी ज़रूरी है। इतना कहकर उसने आस्था को भी अंश के साथ जाने का इशारा किया। वहीं आस्था सबको बेचैनी नज़रों से देखती हुई अंश के पीछे पीछे जाने लगी। इससे पहले कि वो कैंटीन में जा पाती, अंश ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और सीधा हॉस्पिटल के वीआईपी रूम में लेकर आ गए। वहां आकर उसने आस्था को बेड पर पटक दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। अब आस्था की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने कहा कि आप क्या कर रहे हो? आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो? आप भूल गए रश्मि दी की तबीयत खराब है, हमें वहां होना चाहिए।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या अबीर को कभी पता चलेगा कि उसकी बटरफ्लाई अंश कपूर की वाइफ है? उसकी बात सुनकर अर्श ने कहा, आई डोंट केयर, मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैंने जब तुम्हें अपने पास बुलाया तब तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था। अब गलती की है तो इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। जब तक मैं तुम्हें सजा नहीं देता तब तक तुम यहाँ से कैसे जाओगी? इतना कहकर उसने आस्था के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे पैशनेटली किस करने लगा। आस्था तो अब एकदम फ्रीज हो गई थी क्योंकि वो इस वक्त रश्मि के पास जाना चाहती थी, लेकिन अंश का इस तरह का बिहेवियर उसे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा तोड़ रहा था। उसने अपने मन में कहा, क्या इस इंसान को किसी की फीलिंग्स की, किसी की मौत की कोई परवाह नहीं है, जो ये सिर्फ अपने मन की कर रहा है? आखिर क्या है इसके दिल में? वही अंश अब तक काफी ज्यादा पैशनेट हो गया था और वो कितनी ही देर तक आस्था के होठों को चूमता रहा। अब तक आस्था की सांसें पूरी तरह से खिंच गई थी। तभी अंश ने उसे छोड़ा। उसे नॉर्मल होने में 5 से 10 मिनट लगे तो अंश ने उसे पानी पिलाया और बोला, याद रखना मिसेस आफत कपूर, अगर तुमने मुझे कभी भी इग्नोर करने की या मेरी बात ना मानी तो तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो और मैं अपनी चीज़ों की हिफाजत बहुत अच्छे से करता हूँ, समझी तुम? अगर मेरी चीज़ें मुझे इग्नोर करें, ये बात मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब चलो उठो फटाफट से, रश्मि की सर्जरी हो गई होगी, हमें वहां होना चाहिए। इतना कहकर वो उस वार्ड से बाहर निकल गया। वहीं आस्था की आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि अंश का ऐसा बिहेवियर उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। वो तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि अंश उसके साथ ऐसे बिहेव करेगा। अब उसे अंश के सनकीपन से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसने सोच लिया था कि एक बार रश्मि ठीक हो जाए उसके बाद वो यहाँ से हमेशा के लिए चली जाएगी। उसने जल्दी से खुद को ठीक किया और दादाजी के पास जाकर बैठ गई। इस वक्त उसने अपना सिर झुका रखा था। उसकी तो अब हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अपना सिर उठाकर सबको देख ले। वही अंश गहरी नजरों से आस्था को देख रहा था। तभी ध्रुव और बाकी टीम बाहर आई। ध्रुव को देखकर आकाश उसके पास गया और बोला, क्या हुआ रश्मि, कैसी है? ध्रुव ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सर्जरी सक्सेसफुल रही भाई, आप टेंशन मत लीजिए। रश्मि दी बिल्कुल ठीक है, कुछ ही घंटे में उन्हें होश आ जाएगा। बस उनका ब्लड लॉस ज्यादा हुआ है जिस वजह से उनके शरीर में काफी वीकनेस आ गई है। बट कुछ दिनों तक वो बेड रेस्ट करेंगी तो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। उसके बाद सुनकर सबने एक राहत की सांस ली। वहीं आकाश ने तो ध्रुव को गले से लगा लिया। ये देखकर ध्रुव मुस्कुरा उठा क्योंकि ये शायद पहली बार था जब आकाश ने आगे बढ़कर उसे इस तरह से हग किया था, वरना आहान और ध्रुव ही हमेशा आकाश, सुमित और आहान से चिपका करते थे। उन तीनों ने तो कभी भी आहान और ध्रुव को इस तरह से गले नहीं लगाया था, लेकिन आज आकाश के गले लगाने पर ध्रुव काफी अच्छा लग रहा था। वही आस्था भी ध्रुव को थैंक यू बोलना चाहती थी, इसलिए वो भी ध्रुव के पास आ गई और बोली, थैंक यू सो मच ध्रुव जी, आपने हमारी दी को ठीक कर दिया। आप नहीं जानते हम कितना परेशान हो गए थे। इतना बोलकर उसने अपना हाथ ध्रुव के आगे बढ़ाया तो ध्रुव ने उससे हैंडशेक किया। वहीं अंश की नजरें इस वक्त आस्था के उस हाथ पर थी जिसे ध्रुव ने थाम रखा था
और आस्था हल्की सी स्माइल के साथ ध्रुव से बातें कर रही थी। ये बात अंश बर्दाश्त नहीं कर पाया और अचानक उसने अपने सीधे हाथ का पंच बनाकर वॉल पर दे मारा। उसने इतना तेज पंच मारा था कि उसके पंच की आवाज सबके कानों में गूंज गई। वहीं आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान, दादाजी और आस्था ने जैसे ही आवाज सुनी, वो सब चारों तरफ देखने लगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या होगा जब अंश को मलिष्का की सच्चाई पता चलेगी? क्या वो मलिष्का को देगा कोई सजा? तभी उनकी नजर अंश पर गई, जिसके हाथ से खून बह रहा था। अंश को ऐसा देखकर आस्था समझ गई कि अंश ने पंच क्यों मारा है। तभी ध्रुव अंश के पास गया और बोला, भाई, ये आपने क्या किया? आप क्या करते रहते हो? कहाँ का गुस्सा कहाँ उतारते हो? आखिर आपको किस बात का गुस्सा था? हालांकि ध्रुव अंश को प्यार से डांट रहा था, लेकिन अंश ने उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नज़र तो अब भी आस्था पर टिकी थी। वहीं आस्था को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक अंश को हुआ क्या है। कुछ देर बाद ध्रुव ने अंश के हाथ की ड्रेसिंग की। वहीं अंश तो अब भी आस्था को ही घूरे जा रहा था। वहीं आस्था की तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अंश के पास जाकर उसका हाल चाल पूछ ले। तभी दादाजी आस्था के पास आए और बोले, बेटा एक काम करो, रश्मि के पास हम सब रुक जाते हैं। अंश के हाथ में कुछ ज्यादा ही चोट लगी है। हालांकि ध्रुव ने उसकी स्टिचिंग कर दी है, लेकिन उसे आराम की सख्त जरूरत है और वो खुद से कभी भी आराम नहीं करेगा। तुम उसे घर लेकर जाओ और उसे दवाई दे देना। जैसे ही रश्मि को होश आएगा, हम तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे। दादाजी की बात सुनकर आस्था ने कहा, लेकिन दादाजी, ये सब उन्हें चोट कैसे लगी? दादाजी ने कहा, बेटा, मैं क्या बताऊं तुम्हें, ये बहुत ज्यादा सरफिरा है। गुस्सा आ गया होगा किसी ना किसी बात को लेकर, या कोई डील नहीं मिली होगी, या फिर ऑफिस के किसी स्टाफ ने गलती कर दी होगी। जब भी कोई इसके सामने गलती करता है तो ये उसकी सजा खुद को देता है। ये बचपन से ही ऐसा है। लेकिन अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अब मेरी बेटी आ गई है, वो सब संभाल लेंगी। दादाजी आस्था की तरफ देखते हुए अंश के बारे में उसे बता रहे थे, क्योंकि दादाजी को लग रहा था कि जरूर अंश को किसी न किसी बात पर गुस्सा आया होगा, इसलिए उसने दूसरों का गुस्सा खुद पर उतार दिया। उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं था कि इस वक्त अंश को किसी की बात पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि ध्रुव और आस्था के हाथ मिलाने पर गुस्सा आया था। तभी आस्था ने कहा, लेकिन दादाजी, हम रश्मि दी को ऐसे यहाँ छोड़कर कैसे जा सकते हैं, जबकि उन्हें तो अभी तक होश भी नहीं आया है। दादाजी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मेरे बच्चे, तुम परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही रश्मि को होश आएगा, हम खुद तुम्हें फोन करेंगे। लेकिन फिलहाल अंश को तुम्हारी जरूरत है। जाओ, उसका ख्याल रखो। अब आस्था के पास दादाजी की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो इमरजेंसी वार्ड की तरफ देखते हुए अंश के पास जाकर खड़ी हो गई। अंश ने एक नज़र आस्था को देखा और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ लेकर जाने लगा। वहीं ध्रुव को तो कुछ समझ नहीं आया कि अचानक अंश को हुआ क्या है। तभी सुमित उसके पास आया और बोला, आइंदा से आस्था से हाथ मत मिलाना, जितना हो सके उससे दूर रहना। जैसे ही सुमित ने ये कहा, ध्रुव की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे अब सब कुछ समझ आ गया था। उसने कहा, लेकिन भाई, ये तो गलत है। आप भाई को समझाते क्यों नहीं? सुमित ने कहा, उसे समझाने का
कोई फायदा नहीं है। उसकी आंखों में आस्था के लिए मैंने एक जुनून देखा है और ना जाने ये जुनून अब क्या तबाही मचाएगा। ये सोचते हुए सुमित कहीं खो गया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। आखिर क्या हुआ था बचपन में अंश के साथ? क्या आस्था कभी जान पाएगी? सब लोग रश्मि के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक से एक नर्स जो रश्मि को इंजेक्शन देने के लिए जा रही थी, उसने सुमित को देखा और सुमित के पास जाकर बोली, सर आप यहाँ हैं? हम आपका फोन कब से ट्राई कर रहे हैं। आप हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? उसकी बात सुनकर सुमित ने पूछा, कौन है आप और आप मुझे कॉल क्यों कर रही थी? उस नर्स ने कहा, शायद आप भूल रहे हो सर, आपने अपना एक पेशेंट यहाँ एडमिट करवाया है, उसी के बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। सुमित ने जैसे ही यह सुना, उसने अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद कर ली, क्योंकि जिस पेशेंट की बात वो नर्स कर रही थी, उस पेशेंट का नाम राधिका था, जिसे सुमित ने एक छोटे से नर्सिंग होम से निकालकर इस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। तभी सुमित ने कहा, बोलिए क्या कहना चाहती हैं आप? दरअसल सुमित और नर्स सब लोगों से थोड़ी दूरी पर खड़े थे, इसलिए किसी को भी उनकी बातें सुनाई नहीं दे रही थी। वहीं आकाश जो सुमित के पास ही खड़ा था, उसे उनकी बातें सुनाई दे रही थी। तभी उस नर्स ने कहा, सर हम आपको बताना चाहते हैं कि आपने जो पेशेंट एडमिट करवाया था, उन्हें 2 दिन पहले होश आया था, वो भी सिर्फ कुछ मिनटों के लिए। जैसे ही सुमित ने यह सुना, वो पूरी तरह से चौंक गया और लाल सुर्ख आंखों से उस लड़की की नर्स की तरफ देखते हुए बोला, अगर उसे होश आया था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? उसके होश में आने का मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। दरअसल सुमित राधिका को सजा देना चाहता था, उसे तड़पाना चाहता था, जिस तरह से वो चांदनी के लिए तड़प रहा था। हालांकि राधिका ने तो सुमित को सच्चाई दिखाई थी, लेकिन सुमित को तो यही लगता था कि राधिका की वजह से ही आज उसकी चांदनी उससे दूर है। अगर राधिका उसे सच नहीं दिखाती तो वो इसी गलतफहमी में रहता। वो चांदनी के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता। फिलहाल उस नर्स की बातें सुनकर सुमित राधिका के वार्ड की तरफ बढ़ गया। वहीं आकाश खोया खोया रश्मि के वार्ड की तरफ देख रहा था। वो अब जल्द से जल्द रश्मि को होश में आते हुए देखना चाहता था। दूसरी तरफ अंश ने आस्था को कार में बैठाया और खुद भी उसके पास जाकर बैठ गया। कार के स्टार्ट होते ही अंश ने पार्टीशन और कर दिया और आस्था को अपनी गोद में बैठा लिया। आस्था घबराई नजरों से अंश के हाथ को देख रही थी। वहीं अंश के चेहरे पर किसी तरह के भाव नहीं थे। तभी उसने आस्था की तरफ देखते हुए कहा, आस्था कपूर, तुम्हें गलती नहीं करनी चाहिए थी और तुम्हें ध्रुव से हाथ भी नहीं मिलाना चाहिए था। ये सुनकर आस्था ने कहा, लेकिन ध्रुव जी तो आपके दोस्त ही और वो तो आपके भाई जैसे ही, फिर आप ऐसा कैसे सोच सकते हो उनके बारे में? उसकी बात सुनकर अर्श ने सख्त लहजे में कहा, चाहे वो कोई भी है, लेकिन है तो वो एक लड़का ना। अब वो तुम्हारे आस पास भी नहीं दिखना चाहिए। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, आज के बाद तुम ध्रुव से ही नहीं, किसी से भी हाथ नहीं मिलाओगी। फिलहाल तुमने जो गलती की है और मुझे चोट लगने के बाद भी तुमने मुझे इग्नोर किया है, इन सब की सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। इतना कहकर वो आस्था की तरफ देखते हुए तुरंत उसकी नेक पर उसी जगह किस करने लगा जिस जगह पर उसने कॉलेज जाते वक्त
आस्था को किस किया था। वहीं आस्था तो पूरी तरह से सुन्न हो चुकी थी। ना तो वो अंश को दूर कर पा रही थी और ना उसे रोक पा रही थी। अंश ने पूरी तरह से सेटिस्फाई होने के बाद आस्था को छोड़ा। वहीं आस्था तिरछी नजरों से अंश को देख रही थी, क्योंकि अंश ने उसे किस करने के बाद अपना सिर उसके कंधे पर ही रख दिया था और वो आराम से सो गया था। ये देखकर आस्था थोड़ी हैरान थी कि अंश ऐसे कैसे सो सकता है। अब वो अंश को कैसे उठाएगी, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे अंश पूरी तरह से उस पर डिपेंड हो गया है। आस्था का छोटा सा जिस्म अंश का भारी भरकम शरीर का भार नहीं उठा पा रहा था। वहीं अंश तो बेफिक्र होकर आस्था को पकड़कर सो गया था। दरअसल ध्रुव ने जब अंश की ड्रेसिंग की थी, तब उसने अंश को थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए एक इंजेक्शन लगाया था, ताकि वो रिलैक्स हो जाए। ये उसी इंजेक्शन का ही असर था। कुछ देर बाद ड्राइवर ने कार बेंशन की पार्किंग एरिया में आकर रोकी और रिस्पेक्ट से बोला, सर मेंशन आ गया है। ये सुनकर आस्था एकदम हैरान हो गई, क्योंकि अंश तो सो गया था। अब वो अंश को बेंशन के अंदर कैसे लेकर जाए, लेकिन वो इस तरह से अकेले अंश को यहाँ नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि अंश घायल था और आस्था किसी घायल के साथ इस तरह का बिहेव नहीं कर सकती थी। इसीलिए उसने ड्राइवर से कहा, आप अंदर से कुछ गार्ड्स को बुला लाइए, ताकि वो मिस्टर कपूर को उठाकर उनके रूम तक छोड़ आए। उसकी बात सुनकर वो ड्राइवर 4-5 गार्ड्स को लेकर वहां आ गया। उन गार्ड्स ने अंश को आस्था से अलग करने की कोशिश की, लेकिन नींद में भी अंश ने आस्था पर अपनी पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत कर रखी थी। इसलिए मजबूरन आस्था को भी कार से अंश के साथ ही बाहर आना पड़ा और फिर वो भी अंश के साथ अंदर जाने लगी और मन ही मन अंश को कोसते हुए बोली, इस राक्षस कपूर को हमारा हाथ इतना कसकर पकड़ने की क्या जरूरत है। ऐसा लग रहा है जैसे हम इसे कहीं छोड़कर भाग रहे हैं। लेकिन जिस दिन हम यहाँ से भागेंगे, कान्हा जी देख लेना, ये हमें ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन हम इन्हें नहीं मिलेंगे। ऐसे ही अपने मन में बड़बड़ाते हुए आस्था अंश के साथ मेंशन के अंदर जा रही थी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारे साथ बने रहना। स्टोरी को आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।